प्रॉब्लम आपकी भी थी, मेरी भी थी, मैं अवेयर था। मोस्ट ऑफ द मेन आर लॉस्ट। शुरुआत क्या है? डुअलिटी की। हु इज अ हाई वैल्यू मैन, और कैसे बन सकता है कोई हाई वैल्यू मैन? मैस्कुलिन पर्पस यही होता है कि आप किस तरीके से उस स्टिलनेस के पास पहुंच पाओ। मेन वर रियली स्ट्रांग व्हेन इट वाज हार्डर टू सी बूब्स। इट्स टू इजी किसी को भी डेट करना। बहुत एक्शनेबल पॉडकास्ट है। मैस्कुलिनिटी इज द स्टिल सेंटर। माइंडसेट होना ही नहीं चाहिए। जो रिप्रोडक्शन की कॉस्ट है वो पूरी लड़की की है। वेलकम टू मेक सेंस। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट अगर ये पॉडकास्ट आपने एंड तक देखा, एज अ मैन योर थिंकिंग विल चेंज, योर पर्सपेक्टिव विल चेंज, एंड हाउ यू रिएक्ट टू थिंग्स एंड हाउ यू थिंक विल डेफिनेटली चेंज. दिस इज मेक सेंस विद सौरभ गांधी. So thank you so much, Saurabh bhai, first of all, for coming here. Saurabh bhai, I would like to know पहले तो कि what is your background? Why are you doing what you're doing, right? And as I can see, Gandhi University. So Gandhi University के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा एक सो अगर शॉर्ट में मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ, वी वर नॉट वेल ऑफ, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। और बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, किसी का भी रिलेशनशिप आपस में अच्छा नहीं था, और उस वजह से हर कोई लॉस्ट था, बट किसी को भी ये कॉन्शियसली पता नहीं था कि वो लॉस्ट है। ओके, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है, कोई भी कॉन्शियसली किसी चीज की तरफ बढ़ने के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई अच्छी चीज, ठीक है, जो लाइफ में उसकी मदद करेगी। राइट. बट कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरे को जगाया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। एक बार मैं स्कूल में जा रहा था, ठीक है, और स्कूल के आगे एक बंदा निकलता है, कोई लैम्बोर्गिनी फरारी ऐसी कोई गाड़ी से, बहुत बढ़िया गाड़ी, सीजर डोर्स हैं, ऊपर की तरफ खुल रहा है, हाँ. और वो निकल के कोई टीचर का पैर छू रहा है। Okay. और ये मेरा फर्स्ट इम्प्रिंट है, फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है जब मैं कोई ऐसी चीज को देख रहा हूँ हाँ. कि ये क्या है। मेरी जो नॉर्मल लाइफ है वो ऐसी नहीं है, राइट. तो ये क्या है। और पहला इंस्टेंस ऐसा हुआ, और ऐसे 2-3 बार हुआ जो ऐसी लाइफ मैंने देखी जो मेरी लाइफ की बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी थी। तो इस चीज से मेरे को समझ आया कि इनको कुछ पता है जो मेरे को नहीं पता है। राइट. तो जब मेरी फैमिली पूरी लॉस्ट है, मैंने इन चीजों के बारे में स्टडी करना शुरू करा कि क्या चीज है ये, कुछ तो है। तो स्टडी करने पर मेरे को ये समझ आया, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी ने मेरे को बहुत हेल्प की कि मैं कौन हूं, मेरी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हमारा फाइनेंशियल कंडीशन एकदम अलग है बाकी लोगों से। क्योंकि जहां पर भी मैं देख रहा हूं मेरे को पैसे दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को अपने घर पे पैसे नहीं दिख रहे। तो इस चीज ने मेरी हेल्प की, और यही चीज मैं गांधी यूनिवर्सिटी पे टीच कर रहा हूँ, यही चीज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर टीच कर रहा हूँ। मतलब मेरी स्टोरी जो है वही वहीं पे है। इंस्पायरिंग. ओके, सो लाइक यू सेड कि आपको ये रियलाइजेशन हुई, राइट, कि ये डिफरेंस क्यों है, ये इतना स्टार्क डिफरेंस कहाँ से आ रहा है. एंड आई एम श्योर आजकल के जो लोग हैं, जो ऐसे जो मिडिल क्लास से हैं या फिर बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, उनको ये डिफरेंस बहुत इजीली महसूस हो पा रहा है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ जो आप लाइफस्टाइल देखते हो इंस्टाग्राम पे, राइट. सो मेरे हिसाब से तो जैसे आपने बताया, उनके लिए तो और इजी होना चाहिए ये रियलाइज करना, बट वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये चीजें? डिफरेंस होता है अवेयरनेस में। सेम ट्रॉमा आपका हो सकता है, सेम ट्रॉमा मेरा हो सकता है, हमारे सेम एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो कंक्लूजन आप निकालोगे उस चीज से वो डिपेंड करेगा आपकी अवेयरनेस पे, कितना आप कॉन्शियस हो, उस एक्सपीरियंस से गुजरते हो। किसी ने मेरे से पूछा था, सर आप इस एज में इतना वाइज कैसे हो, आपको क्यों पता है? राइट. एंड द आंसर इज बिकॉज एक्सपीरियंस हम दोनों के सेम हो सकते हैं, प्रॉब्लम आपकी भी थी, मेरी भी थी, मैं अवेयर था, मैंने उस चीज को क्वेश्चन करा, क्वेश्चन करने पे मैं आंसर तक पहुंचा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोग क्वेश्चन नहीं करते, लोग बस कंपेयर करते रह जाते हैं। लोग बोलते हैं कि दूसरा इंसान मेरी एज का है लेकिन वो मेरे से आगे क्यों है, वो ही नहीं देख रहे कि वो क्या चीज नहीं कर रहे। क्वेश्चन की कमी है वहां पे एक्चुअल डिजायर की कमी है। वहां पे उनको दिख रहा है कि दूसरा इंसान मेरे से आगे है, राइट. लेकिन इसका मतलब वो ये नहीं क्वेश्चन कर रहे कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है। और जैसे कि वी कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड एज वेल, कि इंस्टाग्राम पे देख तो रहे हैं पर वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर रहे कि इशू क्या है. मेक सेंस में वी टॉक अबाउट मेन, राइट, एंड स्पेसिफिकली हाउ men function, how men suffer, and how men take up things, right? So, I would like to know your perspective on men's psychology as a whole. We'll come to different points, but then ये जो issue है men का, आजकल के आप देखोगे कि हर कोई lost है. Most of the men are lost. Either they are chasing girls, or they are chasing money, or they are chasing, a certain life, एक aspirational life कर रहे हैं, पर वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, right? So I think we should go deep in the problems कि ये शुरू कहाँ से होता है. स्पिरिचुअलिटी ने मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग दी है
कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, किसी भी चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें जाना चाहिए उसकी जड़ तक। ठीक है। तो अगर हम मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, मेल फीमेल इसकी बात कर रहे हैं, तो ये चीज शुरू कहां से हुई? शुरुआत क्या है? डुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी में हम योगा का एक एग्जांपल ले सकते हैं। योगिक कॉस्मोलॉजी बोलती है कि जब दुनिया शुरू हुई तब बस दो चीजें थी, दो इंग्रेडिएंट्स थे जिसने पूरी दुनिया को बनाया, कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी। कॉन्शियसनेस को बोला जाता है शिव, और एनर्जी इज ऑब्वियसली शक्ति। तो ये दो रॉ मटेरियल्स हैं जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। तो इसके बेसिस पे साइंस भी इस बारे में थोड़ा वेगली, बट उसने भी कुछ बताया है। और एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा देखा गया है कि अगर हम एक वैक्यूम बनाते हैं, और वैक्यूम में मतलब कुछ भी नहीं है वहां पे, वो खाली है, बट उसके आसपास अगर हम कोई एनर्जी की फील्ड ले आते हैं, तो वहां पर एटम्स आने लग जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर। वहां पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, नथिंग है वहां पे, बट वहां पे कुछ एग्जिस्ट करने लग जाता है। फिर एनर्जी जब उसके आसपास घूमती है, तो योगा में एक स्टोरी है कि सबसे पहले क्या था? सबसे पहले कुछ नहीं था, सबसे पहले शिव सो रहे थे। इट वॉज नो थिंग। सबसे पहले शिव सो रहे थे, और फिर आई शक्ति, और उन्होंने उनके आसपास डांस करा, और शिव जाग गए। तो ये दोनों चीजों को आप समझ सकते हो कि साइंस किस तरीके से बताती है और योगा किस तरीके से बता रहा है। और ये रॉ मटेरियल है हर चीज का। जब शिव जागे, तो ये दोनों चीजें साथ में मिलकर हर चीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हर चीज का, ये ग्लास, आप, मैं, हर चीज जो है यहाँ पे, हर चीज मैस्कुलिन और फेमिनिन, या फिर इन दोनों प्रिंसिपल्स को हमें समझा रही है अलग अलग वेज में। तो अगर हम इसी चीज को देखें कि मैस्कुलिन सेंटर में है और फेमिनिन उसके आसपास डांस कर रही है, इसी चीज से हम मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के बारे में समझ सकते हैं। मैस्कुलिनिटी इज द स्टिल सेंटर। वो स्टिल सेंटर है जिसके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी केओस हो, वो नहीं हिल रहा है। तो फंडामेंटली मैस्कुलिनिटी का पूरा मतलब ही है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मैस्कुलिनिटी स्टिल है। एग्जैक्टली। और मैस्कुलिन पर्पस यही होता है कि आप किस तरीके से उस स्टिलनेस के पास पहुंच पाओ। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारा फाइनेंसिस का गोल हो, चाहे हमारा कोई रिलेशनशिप का गोल हो, चाहे हम ऑर्गेज्म की पीक पर जो जाना चाहते हैं, ये फीलिंग्स क्या होती हैं? ये फीलिंग्स हमें उस स्टिलनेस तक पहुंचने की एक, चाहे बस टेस्ट दे रही हैं। ये एक्चुअल थिंग नहीं है, बट एटलीस्ट हम उस टेस्ट को लेना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे जो मेन है, दे हैव बिकम सॉफ्ट एंड वेरी कंप्लेनिंग, दे आर वाइनिंग ऑल द टाइम कि मेरे को ये क्यों करना पड़ रहा है, मेरे को अपनी फैमिली को क्यों देना है, मैं ही क्यों करूं ये सब चीजें, मैं ही अपनी फैमिली को क्यों सपोर्ट करूं, मैं अपनी वाइफ को क्यों सपोर्ट करूं। तो बिकॉज अभी वो फेमिनिज्म और वो जो एक सॉफ्टनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जहां पे मेन ना अभी बहाने ढूंढ रहे हैं कि यार मैं ही क्यों सपोर्ट करूं, ये भी तो कर सकती है। बट देन दे फॉरगेट कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है ये उनकी चली जाती है। सो इस पे व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से मेल्स में क्लैरिटी नहीं है। अगर हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, अगर हम मेंटालिटी की बात करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे पास होनी चाहिए क्लैरिटी। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, सोचो आपके पापा पूरे दिन काम करते हैं, घर पर आके वो थके हुए आते हैं, कुछ भी होता है, वॉटेवर, गुस्सा है वो नहीं है, वो अलग चीज है। जो भी आपके घर में चल रहा है, हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मे बी आपकी मदर उतना खुश नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। सिबलिंग्स में कुछ ना कुछ होगा, बहन की शादी करानी होगी आपको, भाई का कुछ होगा, कॉलेज में जाना है, वॉटेवर। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि आप चीजों को क्लैरिटी के साथ देख नहीं रहे हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हैं और मेरे को किस तरह से खुद को ओरिएंट करना चाहिए। तो अगर आज के मेल्स भटक गए हैं, तो उसका एक बड़ा रीजन ये है कि वो ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या चीजें उनको सॉफ्ट बनाती जा रही हैं। कंफर्ट आ गया है हमारी लाइफ में, और उस वजह से वी डोंट हैव अ क्लू कि हमें किस तरफ जाना है। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट, जैसे आजकल क्या है, बहुत लोग ना माइंडसेट के पीछे दौड़ रहे हैं कि मैं ये माइंडसेट कैसे लूं, मैं मिलियनेयर माइंडसेट कैसे लूं, या फिर मैं एक ऐसा माइंडसेट कैसे लूं जिसमें मैं जीतता जाऊं, जो विनिंग माइंडसेट होता है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर सच पीपल, लाइक द रिलेशन बिटवीन मेन एंड माइंडसेट, हाउ दे कैन डेवलप अ माइंडसेट, वो कैसे एक माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, स्पेसिफिक माइंडसेट, बी इट अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बी इट अ स्टोइक माइंडसेट, और बी इट अ वेल्दी माइंडसेट। सो उसका बेस लाइन क्या है? अगर हम रूट तक जाके देखें, तो माइंडसेट होना ही नहीं चाहिए। दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए। माइंड के अंदर अगर कुछ भी चीज है, कुछ भी अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मेरी वांट है, वांट हमेशा कंडीशनड होती है पास्ट से। अगर मैं कुछ भी चाहता हूं, मेरे अंदर से किसी और ने वो चीज डाली हुई है, मेरी खुद की नहीं है वो।
तो हमें अपनी लाइफ में ये देखना है कि व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज अ मस्ट। मस्ट। एग्जैक्टली। तो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए वाई बहुत ज्यादा तभी क्लियर होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। बिकॉज अगर आप आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में और आपको दिखता है कि ये चीज एक्चुअल में मैं चाहता ही नहीं था, तो उसका मतलब यह कि वो एक वांट थी जो कंडीशन थी किसी और चीज से, और आप ऑल अलोंग किसी और इंसान के लिए, फिर किसी और आइडियोलॉजी के लिए, या फिर किसी और मीडिया से आपने सुन के वो चीज शुरू कर ली, तभी वो आप बीच में छोड़ दोगे। इंटरेस्टिंग। तो ये कैसे पता चलेगा? जैसे यू आर राइट एब्सोल्युटली कि बहुत सारे थॉट्स जो हमारे दिमाग में चलते हैं वो हमारे नहीं है, वो किसी और के हैं। कि मैं जब बोलता हूँ कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ सही नहीं है, तो हो सकता है वो मेरा थॉट नहीं है, वो किसी और ने मुझे बोला हो, इसलिए वो मेरे से मैं बोल रहा हूँ कि यार ये अच्छा है या ये बुरा है। सो हाउ डू यू गेट दैट क्लैरिटी, हाउ डू यू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग? पता कैसे चलेगा कि मेरे दिमाग में जो है वो मेरा है कि किसी और का है? अपने दिमाग में जो भी थॉट आता है उसको क्वेश्चन करके। हम्म। हम क्या करते हैं, हम जैसे अगर हमारा दिमाग एक घर है तो हम किसी को भी अपने घर में घुसने देते हैं, हम उसको वहीं पर डोर पर रोककर क्वेश्चन नहीं करते कि तू कौन है, तू कहां से आया है, क्या चाहता है तू। तो अपने थॉट्स को रोककर डोर पर ही क्वेश्चन करना है कि तू यहां पे क्या करने आया, तू कहां से आया है। ऐसे उसको तोड़ना शुरू करना है, उसको बस ऐसे नहीं एक्सेप्ट करना कि ये तो मैं ही हूं, क्योंकि आप अपने थॉट्स नहीं हो, आपको वो थॉट दिया गया है। और थॉट हमेशा किसी और थॉट पर बिल्डअप होता है, कोई भी थॉट नया नहीं होता। तो थॉट्स को इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं होती। जस्ट डू व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, व्हाट इज नीडेड। जिस चीज की जरूरत है मोमेंट में वो करो। इट डजेंट मैटर आपकी फीलिंग क्या है, इट डजेंट मैटर दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। अरे जिस चीज की जरूरत है उस चीज को कर दो, और जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारे पास आ जाएगी। जो गोल है उस पर ध्यान मत दो, वो खुद हो जाएगा। राइट। गीता में भी है। एग्जैक्टली। ओके। अब जैसे फीलिंग्स की, यू सेड फीलिंग्स पे ज्यादा, थॉट्स पे ज्यादा ध्यान मत दो। किसी को अगर अपनी फैमिली में अपना वो हटाना है कि मेरे को अपनी फैमिली की पॉवर्टी हटानी है, मेरे को अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करनी है, तो अब वो स्टार्ट करेगा। 4-5 दिन वो मोटिवेशन में रहेगा, 4-5 दिन में उसको अच्छी फीलिंग होगी। फिर थोड़े दिन बाद जब उसको दिखेगा कि यार ये तो बहुत ही स्लो चल रहा है, और आजकल जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का टाइम है, तो फिर वो स्लो डाउन हो जाएगा और उसकी फीलिंग वापस से उसमें चली जाएंगी कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, फिर वो एक लूप में चला जाता है। तो ऐसी चीज से बाहर कैसे निकलता है अकॉर्डिंग टू यू? प्रॉब्लम मेरे हिसाब से वहां पर ये आ रही होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी वैसी बना लेते हैं और वो खुद को वो बोलने लग जाते हैं कि ये मैं ही हूं। फॉर एग्जाम्पल? अगर एक इंसान कुछ कोशिश करता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कि मेरे को कोई सर्टेन एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन उसने 4 बार कोशिश की कि हो जाए हो जाए हो जाए, बट ही फेल्ड। ओके। ठीक है। तो उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली कि मैं एक फेलियर हूं। ओके। और आइडेंटिटी बनाने के बाद वो खुद को इन्फ्लुएंस कर रहा है ये बोलकर कि मैं ये हूं, जबकि वो ऐसा नहीं है। अगर वो कुछ और करेगा, अगर वो ज्यादा पढ़ाई करेगा मे बी, या फिर कुछ और तरीका जो उस वो फिगर आउट करेगा कि मैं क्या चीज मिस कर रहा हूं, तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। राइट। आइडेंटिटी नहीं बनाना हमें, हमें किसी भी फालतू की चीज से खुद को नहीं जोड़ना है कि ये तो मैं हूं, मैं लो कॉन्फिडेंस वाला बंदा हूं, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता, मैं ज्यादा पैसे। क्यों बोल रहे हो ये खुद के लिए? ये प्रॉब्लमेटिक चीज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। राइट। मतलब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वो दूर की बात है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। ये कोई वू वू कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी आप बोलते हो बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे बिहेवियर को और हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर रही है। राइट। अगर एक सर्टेन वे में मैं खुद के बारे में सोचता हूं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मैं उसी तरह से एक्ट करूंगा। और ज्यादा जो भी बोल रहे हो अच्छा बोलो खुद। और जितनी बार आप बोलते जाओगे वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा बिलीफ, राइट? बट उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि एक, अब वो इतने टाइम इसमें कंडीशन थे, इतने टाइम तक वो यही रिपीट कर रहे हैं, उन्होंने यही देखा है। बट अब जब वो शिफ्ट लेना है उनको कि मेरे को अब पॉजिटिव एफर्मेशंस पे आना है, या फिर मुझे ऐसी चीज पे आना है जहां मैं ये खुद को अच्छा बोल सकूं, तो हाउ डू यू थिंक कि वो कैसे हो सकता है ये शिफ्ट? स्टार्ट विद योर सेंसेस। अगर हम बोल कुछ रहे हैं, हम सुन कुछ रहे हैं, हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, हम किसी सर्टेन एनवायरमेंट में, हर चीज हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अगर मैं ऐसे लोगों से सराउंडेड हूं, या फिर मैं ऐसी चीजें देख रहा हूं फोन में, लैपटॉप में, ऐसी चीजों को सुन रहा हूं, गलत तरीकों के गानों को सुन रहा हूं, मैं गलत यूट्यूबर्स को सुन रहा हूं, इन्फ्लुएंसर्स, तो ये चीज जब हम अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन दिमाग को भेजते हैं, तो अगेन क्या हो रहा है, उसी टाइप के थॉट्स हैं दिमाग में। तो अगर हम जो भी सेंसेस से कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम उस डेटा को चेंज कर दें, तो हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे। जो हम खुद के बारे में फील कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा।
इंटरेस्टिंग। हाँ, सॉन्ग्स वाला तो पॉइंट एप्ट है, क्योंकि व्हेन यू लिसन टू एनी सैड सॉन्ग तो आपको ऐसा फील होने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। राइट, मेक सेंस। बिकॉज ये बहुत डीप है, मतलब जैसे लाइक साइकोलॉजी जो होती है, मेन साइकोलॉजी, अब उसको हम समझते नहीं है, बट उसका बेस आई थिंक यहीं से आता है कि आप जो बोल रहे हो, जो फिजिकल आपका जो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि जब बोलते हो, एंड आई फील जैसे एक सेइंग भी है कि स्पेलिंग को स्पेलिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें स्पेल है। स्पेल इज लाइक कास्टिंग राइट। स्पेल और मैजिक। तो आई फील जो बेसलाइन है चीज़ों को करने की, वो यहीं से चालू होती है, कि आप बोलना चालू करते हो पॉजिटिवली कि नहीं मैं कर सकता हूँ, या मैं कर रहा हूँ, या मैं करूँगा, या ये प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती है कि कोई भी इंसान खुद के बारे में नेगेटिव क्यों बोलता है। एग्जैक्टली। मतलब कोई भी यूट्यूब के नीचे कमेंट कर रहा होगा कि मेरी लाइफ इतनी झंड हुई पड़ी है, कुछ भी मेरी लाइफ में सही नहीं चल रहा है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रही है, वॉट हम्म। क्यों बोल रहे हो ये। हम्म। मतलब अगर खुद को तुमने चेंज करना है, जो बात है उसको रिपीट मत करो। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करना बंद करो, उसको रिपीटेडली एक गाने की तरह एक लूप में मत चलाओ, एक राइट। टेप रिकॉर्डर की तरह। राइट। कुछ नया बोलो। हाँ। नया बोलने के लिए क्या होगा? आइडेंटिटी चेंज करो, थॉट से दूर जाओ। अगर एक माँ प्रेग्नेंट है अपने बच्चे के साथ और हम्म। किसी भी तरीके का वो एक एक्सपीरियंस ले रही है, कोई बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस है, कुछ डिजास्टर हो गया है हम्म। उनकी लाइफ में, हम्म। तो बहुत कॉमन सेंस है, जो बच्चा होगा, राइट। क्या टेम्परामेंट होगा उस बच्चे का, क्या पर्सनैलिटी होगी। अगर पूरे टाइम प्रेगनेंसी के टाइम माँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी, तो बच्चे की पर्सनैलिटी क्या होगी? वो बहुत ज्यादा खुश होगा। बिल्कुल नहीं। तो थॉट्स बहुत ज्यादा ये वही इन्फ्लुएंस है ना, करते हैं। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को वो तोड़ना था, चक्रव्यूह तोड़ना था, और सब कुछ उसने तभी सुना था जब वो वुम में था। हम्म। और उसके बाद वो जब मां सो गई तो वो आगे के तोड़ ही नहीं पाएगी, उसने सुना ही नहीं। आजकल हम देख रहे हैं, एंड्रयू टेट की बात करते हैं, एंड्रयू टेट से एक बहुत बड़ी जनरेशन इन्फ्लुएंस हुई है, बिकॉज ऑफ जैसे वो बोलता है, नो डाउट वो बहुत अच्छा बोलता है कैमरे के सामने, जो उसका तरीका है बोलने का वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा दिमाग में बैठ जाता है, पर जरूरी नहीं कि वो सही बोल रहा है, राइट। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जगह बहुत जगह हम देख पा रहे हैं हाई वैल्यू मैन की बातें हुई, कि बिकम अ हाई वैल्यू मैन, ठीक है, और विमेन को ऐसे ट्रीट करो, वैसे ट्रीट करो, यू आर अ मैन। तो ये क्या है, हु इज अ हाई वैल्यू मैन, और कैसे बन सकता है कोई हाई वैल्यू मैन? कोई भी मर्द जो अपनी कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, फ्रीडम तक, स्टिलनेस तक, जो भी वो रास्ता ले रहा है, वो उसको हाई वैल्यू बनाता है। अगर हम पैसों की बात करते हैं, पैसे से क्यों एक मेल की वैल्यू जुड़ी हुई होती है, ना कि एक फीमेल की? राइट। बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, उसको अपने सेंटर में रहना है, उसको स्टिल रहना है, उसको ऐसा फील करना है कि कोई भी चीज उसे तंग नहीं कर रही है। राइट। तो मैस्कुलिनिटी का मतलब यह है कि मैं फ्री फील करना चाहता हूं, कि मेरे को हम्म। तंग मत करो, मेरे को अपने बॉस के लिए कोई काम नहीं करना, मेरे को हम्म। किसी और बंदे की नहीं सुननी, मेरे को सोसाइटी कुछ बोल रही है, मैं सबको मिडिल फिंगर दिखाना चाहता हूं, और ये एक हाई वैल्यू होने का सबसे बड़ा साइन है। फ्रीडम। एग्जैक्टली exactly. हम्म। जो भी चीज आपको फ्रीडम की तरफ ले जा रही है, चाहे वो मसल्स बिल्ड करना हो, अगर मेरी किसी से लड़ाई होगी लेकिन मैं स्ट्रांग हूं, राइट। इट इज अ फ्रीडम। हम्म। तो इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। इंटरेस्टिंग। सो बीइंग हाई वैल्यू, या दिस इज अ वेरी गुड कोरिलेशन, कि बिकॉज जनरली हाई वैल्यू बोलते हैं तो समय बताता कोई नहीं कि कैसे बनना है। वो बस पैसों पर रुक जाते हैं, वो हाँ। बिहेवियर से रिलेट नहीं करते हैं कि किस तरह का बिहेवियर एक मेल को फ्रीडम की तरफ ले जाता है। और वो डिसिप्लिन की फिर हम बात कर सकते हैं कि राइट। एक मेल डिसिप्लिन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। ये सारी चीजें को रिलेटेड है इवेंचुअली फ्रीडम से और स्टिलनेस से, कि आपको कोई तंग नहीं कर पा रहा है, यू आर हेयर, और कोई भी आपको मूव नहीं कर रहा है। राइट। और पैसे का लेवल तो बाद में आता है, आई थिंक पहले ही अवेयरनेस आती है, एग्जैक्टली exactly, बिहेवियर आता है, एंड देन यू एग्जैक्टली गेट टू मनी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेन की, जो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट देन उनके पास आते हैं डिस्ट्रैक्शंस, जैसे यू ब्यूटीफुली टोल्ड मी कि वो शक्ति चारों ओर एनर्जी जो डांस करती है, तो आजकल भी अगर आप देखोगे तो शक्ति तो नहीं है वो, बट लाइक देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। माया बोलते माया, हैं। यस। माया भी हमारे जैसे पुराणों में भी ये बहुत बोला है कि कोई ऋषि मुनि बैठा है ध्यान कर रहा है, कोई माया आ गई, एग्जैक्टली या इंद्र ने वो फॉर्म लेके उसको ल्योर किया। तो आजकल हम देखेंगे तो अगर हम माया, तो हर तरह की माया है, पैसे की माया है, लड़की है, अलग अलग तरीके हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं हूं बट मुझे बनना है, वो भी माया है, राइट, और वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है मेरे पाथ से। तो इफ यू स्पेसिफिकली स्पीक अबाउट गर्ल्स इन दिस पॉइंट, तो जैसे आजकल इफ यू सी मेन आर चेजिंग गर्ल्स लेफ्ट राइट सेंटर, कोई लड़की दिखी इंस्टाग्राम पे उसको
एक ही बार में 4-4 5-5 लड़कियां, दे आर नॉट फोकस्ड, दे आर नॉट अ वन वुमेन मैन, राइट? सो हाउ डू यू थिंक दिस अफेक्ट्स अ मैन इन देयर लाइक कोर को कैसे अफेक्ट करता है, और कैसे वो इसको बर्बाद कर सकता है एक्चुअली? सी, दो अलग चीजें होती हैं। एक होता है परसूट और एक होता है चेज। इफ यू आर परसुइंग अ गर्ल, वो अच्छी बात है। राइट। मतलब आप कुछ चाहते हो, आपको कोई लड़की पसंद आई और आप मेहनत कर रहे हो, अपनी लाइफ को भी सेट कर रहे हो और साथ साथ उसको भी पटाने की कोशिश कर रहे हो, Right. गुड। Good. मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट है, उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं है। हम्म। बट अगर आप चेज कर रहे हो, तो चेज बाय डेफिनेशन ये मतलब है कि आप अपने गोल से भटक गए हो और आप उसको पेडिस्टल पर चढ़ाकर बैठे हो और आप बोल रहे हो कि ये मेरा सेंटर है, ये मेरा कोर है, और आप भूल गए हो कि आपका सेंटर है फ्रीडम। लेकिन उसके पीछे भागने पे आप फ्री नहीं हो, आप बंध गए हो अपनी डिजायर्स में। तो इस तरह की जो बिहेवियर होता है एक मेल का, वो उसे पूरा बर्बाद कर देता है। आजकल जो भी मेल, चाहे वो टेट को देख रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस्ड हो, बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करता है लड़कियों के, तो डिजायर तो आती है, बट कोई भी आके मेल्स को ये नहीं बता रहा कि उस डिजायर के साथ करना क्या है, उसको हैंडल कैसे करना है। राइट। तो जब तक आपकी ये क्लैरिटी नहीं होती कि मेरे लिए जो सेंटर में है वो मेरा पर्पस है और कोई भी चीज मेरे को वहां से नहीं हिला सकती, राइट। बहुत ज्यादा मेरा प्यार जुड़ा हुआ है उस चीज से, मेरे इमोशंस सारे वहां पे हैं, तब आप इन चीजों को हटा सकते हो साइड में। तब आप बोलते हो कि ठीक है, इट डजंट मैटर वो कितनी हॉट है, वो कितनी ब्यूटीफुल है, मेरे को उसके पीछे नहीं भागना। अगर उसको समझ आएगी मेरी वैल्यू, तो हम कुछ साथ में बिल्ड कर सकते हैं, राइट। वरना नहीं, कोई बात नहीं। और ये चीज लड़के बोलने में थोड़ा डरते हैं कि मैं डोर कैसे दिखाऊं उसे, मैं उसे बाय कैसे बोलूं, वो इतनी अच्छी है बट शी इज क्रेजी, वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती है। लड़कों में ये होता है कि हम डोर नहीं दिखा पाते कि प्लीज गो, right. आपके साथ हो गया हमारा। तो फियर है हमारे अंदर इस चीज का। आई थिंक ये पुराने ट्रॉमा से रिलेटेड होता है, मतलब हमारे जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं कि हम अकेले रह जाएंगे या फिर वैल्यू कम हो जाएगी, इससे रिलेटेड है, या फिर व्हाट डू यू थिंक? बहुत सारी चीजों से हो सकता है ये। एक इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की नहीं है मेरे अराउंड, तो मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कुछ भी हो सकता है। मे बी वो लोनली फील करता है, मे बी उसके अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, उसके बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दी थी, तो कोई भी लड़की जरा सा भी उसको ना बोलती है तो वो पूरा बर्बाद हो जाता है। राइट। राइट। एंड व्हाट अबाउट मेन जो लाइक जैसे आजकल ना बहुत ज्यादा कैजुअल बोलते हैं कि चीटिंग इज फाइन, राइट? What do you think about a mindset of a man who thinks that cheating is fine, or dating 3-4 women at once? Do you think it's right, or what is your thought on that? यू कांट चेस टू रैबिट्स एट वंस, बोला भी जाता है। राइट। तो अगर मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूं, तो सबसे बेस्ट चीज यही होती है कि बस एक लड़की हो साथ में, ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो, मेरे को 10 लोगों को प्लीज नहीं करना। क्योंकि अगर मैं प्लीज करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका मतलब ये कि मैं प्लेजर को चेस कर रहा हूं, मैं फ्रीडम की एक फाइनाइट और एक लिमिटेड फॉर्म के पीछे हूं। राइट। मैं रियल थिंग के पीछे नहीं हूं। लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी रियल चीज है और कौन सी बस एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी। वो अल्टीमेट फ्रीडम नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। राइट। यहां पर बंधन है। अगर मैं 10 लड़कियों के बीच में खुद को बोल रहा हूं कि यार वाओ, देखो मैंने कितनी सारी पटा ली, मैं अल्फा हूं, नहीं, तुम अल्फा नहीं हो, तुम इग्नोरेंस में फंसे हुए हो बुरी तरीके से। तो ये बिल्कुल इतने सारे कंट्रोल पॉइंट्स हो गए। एग्जैक्टली दूसरे लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये भी नहीं कि बस एक इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, एक इंसान को आपने पावर दी हो, नहीं, आपने 10 लोगों को पावर दे दिया खुद को कंट्रोल करने की। राइट। राइट। इंटरेस्टिंग। तो फिर दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि आज के टाइम में बीइंग हाई वैल्यू, राइट, एंड चेजिंग तो नहीं बोल सकते, लाइक यू सेड परस्यूइंग वन वुमन, प्लस जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल ना बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला टाइम, लाइक एवरीवन वांट्स थिंग्स बहुत जल्दी जल्दी, सबको जल्दी चाहिए, क्योंकि हमारा साइकी वैसा प्रोग्राम हो गया बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। हम सब कुछ जल्दी जल्दी देखते हैं, हम रील्स देखते हैं, तो हमारे इमोशंस जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होते हैं, तो नाउ वी नीड एवरीथिंग इंस्टेंटली। अगर मैं डेटिंग की साइकिल की बात करूँ फॉर अ मैन, तो डेटिंग की साइकिल इज अ वेरी लाइक स्टेप बाय स्टेप होता है ना। पहले आप खुद को हाई वैल्यू बनाते हो, फिर आप अपने गोल्स पे जाते हो, फिर आप अपने आप को एक वर्दी मैन बनाते हो, फिर एक किसी मतलब जो वर्दी लड़की है उससे मिलते हो, देन यू गिव हर रिस्पेक्ट, यू गिव हर लव, एंड देन दैट फुल साइकिल कंप्लीट्स। अब आजकल हो गया लेफ्ट राइट स्वाइप, राइट स्वाइप, राइट? तो अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के टाइम में हाउ डू यू डिफाइन डेटिंग, एंड हाउ डू यू थिंक कि men should have their perspective towards it? मार्केट में देखना चाहिए कि क्या क्या अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी को वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है
इट्स टू इजी किसी को भी डेट करना। और यहाँ पर मैं थोड़ा लड़कियों को भी बोलूंगा कि राइट इतना लो नहीं रखना अपना स्टैंडर्ड कि अगर कल्चर ऐसा है तो इट्स ओके अगर मैं मल्टीपल गाइस को डेट कर रही हूँ एक टाइम पे, या फिर मैं उन्हें अलाउ भी कर रही हूँ अपने सर्कल में, तो लड़कियों की जजमेंट हमेशा हार्श होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां इसी तरीके से टेस्ट करती है मेल की स्टिलनेस को। हर चीज उसी चीज से रिलेटेड है, सब कुछ। कितना सेल्फ एविडेंट है ये। अगर आप हर चीज को बॉइल डाउन करके देखो कि इसका मतलब क्या है, रूट में क्या है, तो मैस्कुलिन रूट यही है कि लड़की भी टेस्ट कर रही है कि तू स्टिल है कि नहीं है, लड़की भी टेस्ट कर रही है कि क्या तू अपनी पोजीशन होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, जो तू बोल रहा है क्या तू एक्चुअल में है। तो ये चीज, ये जो टेस्ट होता है, मेल्स बहुत जल्दी लूज कर देते हैं लड़कियों के आगे, राइट बिकॉज उन्हें नहीं पता कि उनका पर्पस क्या है लाइफ में, वो यहां पर हैं किस लिए, लाइफ में उन्हें करना क्या है, जीरो क्लैरिटी। राइट एंड फॉर अ मैन हाउ शुड ही असेस, लाइक कोई भी बंदे को अगर किसी बंदी से मिलना है या जो भी करना है, तो उसके पास क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए कि मैं इस टाइप की बंदी को अपनी लाइफ में लाऊं, क्योंकि वही माया वाला सीन है। तो अगर आपने गलत पार्टनर या गलत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चूज किया तो वो आपको बर्बाद भी कर सकता है, पर अगर आपने वहीं थोड़ा सा दिमाग लगा के सही इंसान को चूज किया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है पूरी तरीके से। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फॉर अ मैन, व्हाट शुड बी द गाइडलाइंस, यार दिस शुड बी द वुमन आई शुड बी परस्यूइंग, और वैसे। लड़की को पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, और वो उसके साथ कुछ भी मेस ना करे। यूजुअली ये होता है, देखो लड़कियां टेस्ट तो करेंगी किसी ना किसी वे में, वो कभी नहीं होगा, वो केओस तो हमेशा होगा वो लाइफ में। नेचर है। एग्जैक्टली और उसके लिए हम लड़कियों को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट उनका ये नेचर है, और जिसका जो नेचर है हम उसको एक्सेप्ट करना हमें सीखना चाहिए। ओके तो ये हम सीख सकते हैं। अगर एक लड़की को मैं देख रहा हूं कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, पहली चीज मेरे को उससे ये क्वेश्चन करनी है कि मेरा गोल ये है, तो इसके साथ तू कैसे अलाइन करती है, डू यू अग्री टू दिस। अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाह रहा हूं, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहा हूं, क्या देखो प्रॉब्लम है इस चीज से, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वो मेरा रूट है फ्रीडम के टुवर्ड्स। राइट मैं ये वाली कोई कोर्स करूंगा, वट जो भी पूरा पैथ होता है, मेरे को नहीं पता क्या पैथ होता है पुलिस बनने का, पुलिस ऑफिसर बनने का, या फिर कुछ भी हो सकता है। राइट क्या वो उससे अग्री करती है? अगर वो उससे अग्री नहीं करती तो उसने पहला टेस्ट ही फेल कर दिया है। ओके क्योंकि जिस तरीके से वो हमें टेस्ट कर रही है कि हम अपनी चीजों से मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमें उसे टेस्ट करना है कि क्या वो हमें स्टिल रहने में मदद कर रही है, या फिर क्या वो हर चीज में अगेंस्ट है। राइट ओके सो गोल्स इज द लाइक, पहले आप अपने गोल्स को अलाइन करो, दैट्स व्हाई लाइक इट्स सेड कि आपके गोल्स अलाइन होने चाहिए, एंड देन कम्स द लेटर पार्ट, जैसे मनी हो गया। सबसे पहले यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे को एक जो हमारे गोल्स हैं वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी क्या हैं, क्या वो डिफरेंट है, कितना हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्या चीजें हमें खुश करती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स। फिर आती है बॉडी की नीड्स। राइट क्योंकि लड़के इस चीज को बहुत वेग बनाए रखते हैं कि हाँ मैं तो बस तेरा दोस्त हूं, सबको पता है तेरी इंटेंशन क्या है, सबको पता है तेरी इंटेंशन क्या है, तो इस चीज को वेग मत बनाओ। अगर आपको एक लड़की को देखना है कि वो आपके साथ कंपैटिबल होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि आप उससे पहले ही क्लियर कर लो कि मेरी इंटेंशन ये है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लड़का बोल देगा कि मैं बस फ्रेंड हूं, या फिर लड़की बोल देगी मैं बस फ्रेंड हूं, और लड़की के साइड से फ्रेंडशिप ही होती है, लड़के के साइड से नहीं होती। राइट तो ये चीज हर लड़के को पहले ही टेबल पर रख देनी चाहिए कि मेरी इंटेंशन है। और अगर उससे डिसएग्री करती है, कोई वो नहीं है तुम्हारे लिए, फिर अगर उससे कोई प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, हेट करने की जरूरत नहीं है उसे, उसकी मर्जी, एग्जैक्टली किसी और को ढूंढ लो। तो ये तो होता है। हमें अलग अलग लेवल पर देखना है कि जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हम रिक्वायर कर रहे हैं अपने पार्टनर से, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली, क्या वो हमें दे सकता है। राइट अगर नहीं दे सकता तो गुड बाय, डोर दिखा दो। ये दिखाने के लिए भी ना बहुत हिम्मत चाहिए। एग्जैक्टली कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा, बिकॉज आई फील मेन ना खुद को ही उतना रिस्पेक्ट नहीं देते कि वो ये कर सके। मतलब वो सोचते हैं कि मेरी वर्थ लड़की तय कर रही है, अगर मैं उसके साथ हूं तो मैं कुछ हूं। एग्जैक्टली देखा, वो प्रूफ है मेरी वर्थ का। जैसी वो चली जाएगी और मैं लोनली फील करूंगा, राइट तो वो चीज डरा देती है लड़कों को, क्योंकि हम अकेले रहने से बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं, हम अकेले नहीं रह पाते। एग्जैक्टली लेकिन जो भी अंडरस्टैंडिंग है ये अकेले रहने पर ही आती है। जो भी आप अपने मैस्कुलिन एसेंस को एक्सपीरियंस करोगे कि इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं मर्द हूं तो व्हाट डज इट मीन, कैसे मैं अलग हूं लड़कियों से, कैसे मैं अलग हूं दूसरे लड़कों से। तो अपनी यूनिकनेस को फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे अलग जाओ,
और देखो कि आप कौन हो, अपने अंदर जाके देखो। एक्सप्लोर करो खुद को। लेकिन अगर आपके अंदर डर है कि लड़की चली गई या फिर मेरे दोस्त चले गए, मेरी फैमिली से अगर मैं दूर हूं थोड़ी देर के लिए भी, तो किसी को फोन में लाना है, क्योंकि वो ये ना फियर है अपने अंदर, डर। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ये अटकाए रखेगी। राइट। इसके लिए फिर एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है लाइक यू सेड कि एक्सप्लोरिंग द मैस्कुलिन इन यू। तो हमारी बॉडी अभी भी, साइकोलॉजिस्ट भी यही बोलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी यही बोलते हैं कि हमारी बॉडी अभी भी वैसे ही फंक्शन कर रही है जैसे 10,000 साल पहले करती थी, जो अर्ली मैन होता था। तो बिकॉज हमारी साइकी अभी भी वैसी ही है। जैसे अभी भी हमें खाना खाएंगे तो हमें डोपामिन मिलेगा, अभी भी हम रिप्रोडक्शन के फेज में जाएंगे तो हमें डोपामिन मिलेगा, अभी भी हमें प्रोवाइड तो करना ही है फैमिली को बिकॉज वी आर द मैन, राइट, एंड वुमेन हैज टू नर्चर द फैमिली। जैसे बना था, नेचर ने जैसे बनाया वैसे ही है, बस चीजें चेंज हो गई, पर हमारी बॉडी वैसे ही चलती है एग्जैक्टली। खाना भी अभी भी वैसे ही बॉडी में डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन का सब कुछ वैसे ही चलता है। बट ये जो मैन वाली साइकोलॉजी है वो ओवर द टाइम चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ कंफर्ट एंड ऑल, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि जो अर्ली मैन की साइकोलॉजी होती थी कि भाई उसको तो हंट करना ही है, नहीं करेगा तो खाना नहीं आएगा, खाना नहीं आएगा तो फैमिली मर जाएगी, उसको पावरफुल होना है, उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो लड़ नहीं पाएगा जो इन्वेडर्स हैं उनसे, उसको एक रिस्पॉन्सिबल उसमें एक वो बनाना है क्योंकि उसको एक फैमिली बनानी है, वो अकेला नहीं रहेगा, फैमिली बनाएगा तो ही नर्चर करेगी उसके आगे की जनरेशन। बट फैमिली बनाने से पहले वो जो फेज है जहाँ उसको अकेला रहना है, जंगल में एक्सप्लोर करना है। सो ये आज भी वैलिड है, व्हाट डू यू थिंक? एक मेरे को ट्वीट याद आई, किसी की बहुत पॉपुलर हुई थी, हाँ। men were really strong when it was harder to see boobs। जब हमारे को सेक्सुअल एक्सेस तक पहुंचने में, वहां तक लड़की को पटाने में बहुत मुश्किल होती थी, हर चीज के लिए मुश्किल होती थी, खाना खाने में बहुत मुश्किल होती थी कि मैं ढूंढूं कहां से किस जानवर को मारूं, जिंदा रहने में मुश्किल होती थी, कोई भी आके मेरे को खा सकता है, कोई भी जानवर आ जाएगा। और लड़की हाँ नहीं बोल रही क्योंकि वो बहुत चूजी है। क्योंकि लड़की चूजी क्यों है? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन की कॉस्ट है वो पूरी लड़की की है। राइट। आप मेट करके साइड हो जाओगे, लेकिन उससे फिर कॉस्ट बेयर करनी है बच्चे को पैदा करने की, बच्चे को संभालने की, तो वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा चूजी है। राइट। लेकिन आज के समय पर लड़कियां उतनी चूजी नहीं हैं। ट्रू। तो ये प्रॉब्लम है कि हर चीज लड़कों को बहुत इजी मिलती जा रही है, और लड़के भूल चुके हैं कि वो किस वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन क्रिएट कर पाए। मुश्किलों की वजह से, हार्डशिप्स में खुद को अगर तुम झोंक नहीं रहे हो कॉन्शियसली, ये देखने के बाद कि दुनिया इतनी सॉफ्ट हो गई तो मेरे को खुद ही मुश्किल चीजों में जाना पड़ेगा अपनी मर्जी से। राइट। फोर्सफुली नहीं, अपनी मर्जी से मेरे को वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो बोल रही है कि इट्स ओके टू बी सॉफ्ट। तो तब तक मैं सॉफ्ट ही रहूंगा और तब तक मेल्स लॉस्ट ही रहेंगे। And like you said that it's easier to see boobs, तो उससे ये पॉइंट आता है कि when you talk about porn, जो आजकल इजी हो गई है बहुत ज़्यादा, सो वो जो पूरा साइकिल था डेटिंग का, पूरा करके जब आप पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद यू गेट टू दैट पॉइंट व्हेन यू कैन हैव सेक्स, बट नाउ इट्स लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ 2 मिनट्स, वो आप जो 10 सेकंड के प्लेजर के लिए व्हेन यू डू दैट, तो वो जो पूरा साइकिल बनता जाता है, क्या उससे भी मैन बहुत सॉफ्ट होते जा रहे हैं? यस, बिकॉज ये चीज रीइंफोर्स कर रही है मेहनत ना करने को। आपकी जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है उसको ही ये, आई थिंक। एग्जैक्टली हमारे दिमाग तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि अगर मैंने मैस्टरबेट कर लिया तो काम तो खत्म हो गया, अगली जनरेशन के लिए मैंने काम कर दिया, चलो अब सोते हैं थोड़ी देर। हाँ, क्योंकि हमारा साइकी तो वही चल रहा है अभी भी। एग्जैक्टली बायोलॉजी जो बोल रही है वो हमने कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि रियलिटी में कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ। जैसे हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, हमारे को फील ऐसा हो रहा है, हमारे न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं कि भाई हाँ मैं कार चला रहा हूं कोई बहुत तेज, एक्चुअल में आप नहीं चला रहे हो। गेम में आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन रियल लाइफ में आपका बैंक अकाउंट खाली पड़ा है। राइट। इल्यूजन। एग्जैक्टली तो ये फील करना कि काम हो चुका है और एक्चुअल में देख पाना कि अभी बहुत सारा काम अधूरा है, इसके लिए क्लैरिटी चाहिए, थोड़ी क्वेश्चनिंग चाहिए कि जो भी मैं बिहेवियर दिखा रहा हूं अपनी लाइफ में वो मेरे को वहां तक ले जा रहे हैं जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं, या फिर ये बस मेरे को एक किक दे रहे हैं, ये एक इल्यूजन दे रहे हैं कि काम हो चुका है। राइट। तो वो सब एक वही माया है, फेक है सब। एग्जैक्टली एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन कॉन्फिडेंस ऑफ अ मैन? क्योंकि मेरे हिसाब से फेक कॉन्फिडेंस एंड रियल कॉन्फिडेंस इज द सेम। एग्जैक्टली सेम, आई एग्री। इट्स द सेम। तो ये क्या कॉन्फिडेंस, क्या मतलब, इज इट फेक और इज इट लाइक अ क्लोक, और व्हाट डू यू थिंक कॉन्फिडेंस वर्सेस क्लैरिटी? इट इज अ क्लोक, ओके। बिकॉज
अगर ये वही माइंडसेट वाली बात हो गई ना कि आपको अपने माइंड में कोई थॉट चाहिए, क्यों क्यों आपको ये बोलना है कि मैं ऐसा हूं या वैसा हूं। ये अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो अपने बारे में, फर्स्ट स्टेप ठीक है, आप बोल सकते हो कि ठीक है मैं वो नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, लेकिन आगे बढ़ो उससे। और वो एक आइडेंटिटी है जिसको आपने बोलना है कि अगर मैं इसको ट्रांसेंड करना चाहता हूं और मैं एक्चुअल में वो बनना चाहता हूं जो मैं हूं, तो मेरे को किसी भी थॉट, किसी भी आइडिया से परे होना पड़ेगा। मैं बस ये नहीं सोच सकता कि इसके आगे मेरे को किस तरह से बिहेव करना है, मैं लो कॉन्फिडेंस हूं, हाई कॉन्फिडेंस हूं। ये एक लेवल तक ठीक है। अगर आप कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, ठीक है, मिरर के आगे खड़े होके बोलो कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या वो चीज ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी कि आप एक्चुअल में कोई ऐसा काम करो जो प्रूव कर दे कि आप कॉन्फिडेंट इंसान की तरह एक्ट करते हो या फिर आप डिजर्व करते हो कॉन्फिडेंस? वो बेटर नहीं होगा? मतलब एक्शन में उस चीज को लाना, राइट, बजाय बस खुद को ये बोलने के लिए कि आई एम हाई कॉन्फिडेंट या फिर कॉन्फिडेंस में डेवलप कैसे करूं। ये उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है जितना लोग सोचते हैं, ये उतना प्रोफाउंड नहीं है, ये उतना हेल्पफुल नहीं होगा उनके लिए कि इस तरीके से खड़े हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। वो टेम्परेरी चीजें हैं। बात वही है, काम आएंगी, मोमेंट में काम आएंगी, लेकिन लॉन्ग रन में आपको एक्शन चाहिए कुछ। एक्शन इज द मेन दिस थिंग फॉर एनी मैन, आई थिंक। हाँ, मतलब बीच का वो मीडियम हो सकता है, ब्रिज हो सकता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह, और आप इवेंचुअली बन जाओगे वो। बट अगर आप उस फेज में हो कि आप एक्टिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कि आप एक्टिंग कर रहे हो। आप बस खुद के माइंडसेट को बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप ट्रांजिशन में हो, रिकॉग्नाइज दैट। कॉन्शियस होना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो देन लेट्स डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स, वीक मैन एंड अ स्ट्रॉन्ग मैन, राइट? और इसकी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि एक वीक मैन की साइकोलॉजी कैसी होती है और एक स्ट्रॉन्ग मैन की साइकोलॉजी कैसी होती है। एक वीक मैन वो हो गया जो कुछ भी काम नहीं कर रहा खुद को स्टेबल रखने के लिए, खुद को मैस्कुलिन रखने के लिए। बट एक स्ट्रॉन्ग मैन वो हो गया जिसका पूरा रूटीन उसने डेवलप किया हुआ है, उसकी हैबिट्स ऐसी हैं, उसका माइंडसेट ऐसा है, हर चीज वो बोल भी रहा है, हर चीज वो कर रहा है टू मेक श्योर कि वो स्टेबल रहे, वो स्टिल रहे। तो ये हम मेन डिफरेंस बोल सकते हैं एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग मेल में, कि एक मेल बोल क्या रहा है, सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है, और वो एक्चुअल में अपनी स्पिरिचुअलिटी से कितना पास है, कितनी दूर है। अगर वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के पास है, अगर वो अपने गोल्स के पास है, अगर वो हर चीज को क्लियरली देख रहा है, अगर वो उस चीज पर काम कर रहा है, तो मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसको कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती है। राइट। वीक मेल वो हुआ ना जिसको कोई भी इंसान, कोई भी आइडिया, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर कुछ भी उसने सुन लिया, कुछ भी इन्फ्लुएंसर ने कुछ बोल दे, तो वो इजिली हिल पा रहा है, डगमगा रहा है वो अपने रास्ते से। तो वो वीकनेस है। तो बीट किसी ने कुछ बोला तो उससे आपका रिएक्शन हो गया, गुस्सा हो गया, या किसी ने कुछ कर दिया तो उस पर आप पूरे जो इधर उधर हो जाते हो, अपने पाथ से ही भटक जाते हो, या जैसे वी सेट की कोई गर्ल, कोई लड़की आती है उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या कोई और अपॉर्चुनिटी आती है उससे आप अपने पाथ को छोड़ के। सो दैट इज ऑल वीक मैन साइकोलॉजी। ठीक है, ओके। एंड हाउ डू वी यूज, जैसे आजकल मनी का परस्यूट बहुत बढ़ गया है, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फिर भी लोग करियर की बातें पहले करते थे, या फिर मुझे ये करना है बोलते थे। आजकल सबसे पहले ये लोग यही बोल रहे हैं कि मुझे तो पैसा कमाना है, और सबको सबको ऐसा लग रहा है कि आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है पैसा कमाना, हो भी गया है। बट देन हाउ डू यू प्रोग्राम योर साइकोलॉजी, और हाउ डू यू प्रोग्राम योर साइकी टू अर्न दैट मनी? मनी माइंडसेट की अगर हम बात करें तो सबसे फंडामेंटली हमें यह समझना चाहिए कि मनी को हम, मेन स्ट्रीम में ये बोला जाता है ना कि यू शुड मेक मनी, बट पैसा बनाओगे कैसे? पैसा लिया जाता है, यू शुड टेक मनी, एक्सचेंज। एग्जैक्टली। एक्सचेंज में दो लोग होते हैं मिनिमम, ठीक है? तो अगर आपको पैसा कमाना है तो रिलेशनशिप्स बिल्ड करने आने चाहिए, कनेक्शन बिल्ड करना आना चाहिए। जैसे अभी मैं आपके स्टूडियो में आया हूं, इससे पहले मैं जिस कैब में आया हूं उसने बोला ठीक है 700 रुपए लगेंगे यहां से वहां पहुंचने में, बट उसने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करा, रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करी। ही इज आस्किंग मी क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, वो बोल रहा है कि एसी कम कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, और मेरे को अच्छा फील हो रहा है उसके साथ। आते हुए उसकी गाड़ी पे स्क्रैच भी लग गया, तो मैंने उसको 1000 रुपए दिए, मैंने कहा रख ले, और मैं उसको बोल के आया हूं कि मेरे को 1 घंटे में 1.5 घंटे में वापस भी निकलना है, तो आप यहाँ पे रह सकते हो, और ढूंढने की जरूरत नहीं है। ही वॉज हैप्पी। क्यों? क्योंकि उसने मेरे साथ रिलेशनशिप बिल्ड की, और जहां पर बस मैंने 700 रुपए देने थे, अब उसको मिलेंगे 2000 रुपए। ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा उसके पास पैसा आया, जस्ट बिकॉज ही बिल्ट अ रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हम
फ्री में दूसरे को वैल्यू कैसे दें, उसको नहीं पता था कि मैं उसको ज्यादा पैसे दूंगा, राइट। बट स्टिल वो स्टार्ट कर रहा है कहीं से। तो लोगों के अंदर ये चीज, इस चीज की कमी है कि मैं किसी को बिना कुछ मांगे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कैसे दूं, मैं तेरे को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करूं अगर मेरे को यही नहीं पता कि तू मेरे को क्या देगा। बेसिकली बी अ गिवर। एग्जैक्टली। मैं अपनी YouTube वीडियोस के नीचे आजकल ये देखने लगा हूं, जैसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि बहुत जेनेरिक कंटेंट था मेरा, आपको हर जगह पे वो चीज मिल जाएगी और वो लाइफ चेंजिंग नहीं था, बट जस्ट बिकॉज मैं वो नहीं हूं तो वो चीज मेरे को बॉदर कर रही थी और मेरे को वो चेंज करना पड़ा। इवेंचुअली मैंने फेस कैम वीडियोस चालू करी, और अब कंटेंट ऐसा है कि अगर कोई भी आप वीडियो खोल रहे हो वो काफी इंपैक्टफुल होगी। तो अब जो नीचे कमेंट आते हैं वो ऐसे होते हैं कि भाई ये फ्री में कैसे मिल रही है नॉलेज, दे वॉन्ट टू गिव मी देयर मनी। तो जो मेरा बिजनेस है वो बढ़ रहा है जब मैं फ्री में और वैल्यू दे रहा हूं। तो हमारा मनी माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं दूसरे को फ्री में वैल्यू कैसे प्रोवाइड करूं, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आप खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो, फ्री फ्री फ्री। पहले हम बात करेंगे फ्री में। जैसे मेल्स के साथ ये भी होता है, अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूं, सबसे पहले दिमाग में उसके क्या होता है, सेक्स तक कैसे पहुंचूं। ये नहीं सोचना, पहले वैल्यू प्रोवाइड करनी है, पहले तूने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, पहले उसे 4 जगह घुमा तो सही, उसको खुश कर, तू वैल्यू दिखा। एग्जैक्टली, उसको दिखा कि तू है कौन और तू क्या दे सकता है। और जब उसको दिख जाएगा कि तेरी वैल्यू क्या है, तब वो ओपन हो सकती है अगर वो कंफर्टेबल है तो। जैसे अगर हम सेल्स की भी बात करते हैं, सेल कैसे होती है, पहले आप एक लीड लाते हो, उस लीड को आप गर्म करते हो, आप उसको बार बार कुछ फ्री में देते हो, आप न्यूज़लेटर्स भेजते हो, आप उसे फ्री में कंटेंट देते हो, या फिर कुछ भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो जिसकी कोई कॉस्ट आप नहीं लेते हो। आप दिखाते हो कि मैं ट्रस्ट के काबिल हूं तेरे। ट्रस्ट। अगर मैं फ्री में तेरे को इतना ज्यादा दे रहा हूं तो सोच, अगर तू मेरा पेड प्रोडक्ट ले लेगा, मेरी सर्विस ले लेगा, तो मैं तेरे को कितना दूंगा। तो ऐसे होती है सेल्स भी। सेल्स या फिर लड़की पटाना, बिजनेस बनाना, हर चीज में आपको पहले दूसरे को वैल्यू देनी है। रिलेशनशिप्स के बेसिस पर चलता है पूरा बिजनेस। राइट, ट्रू। तो मनी माइंडसेट के लिए you need to have that mindset कि I need to give. एग्जैक्टली अगर मैं अपनी ईगो को पकड़ कर बैठा हुआ हूं कि मैं तेरे से क्या निकाल सकता हूं, वो प्रॉब्लमेटिक है। आपकी इनकम बहुत लिमिटेड रहेगी, आप ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर आपको अपनी इनकम को स्केल करना है तो इस माइंडसेट को अपने चेंज करो कि मैं खुद को कैसे बना रहा हूं, खुद को मैं कैसे दूसरे वाले से पैसे लूं, मैं ये वाले कपड़े कैसे पहनूं, मैं वो वाली गाड़ी कैसे लूं। ये गलत माइंडसेट है पैसों तक पहुंचने का। ये आपको लिमिटेड रखेगा, और हमें बनना है अनलिमिटेड। हमें अपने ऊपर कोई लिमिट नहीं चाहिए। तो उसके लिए दुनिया में इतने सारे लोग हैं, पता है कितने सारे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो आप, और कितना सारा उसके थ्रू पैसा फ्लो हो सकता है आपके टुवर्ड्स, बिकॉज आप देते गए देते गए देते गए। मनी से जब हम मनी की बात करते हैं तो आता है एक बहुत ही फेमस टर्म जो है स्ट्रेस। एंड एवरीवन आजकल देखोगे सब स्ट्रेस में, ठीक है। मेरे को भी स्ट्रेस होता है, आपको भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। फियर इट्स इम्पोर्टेंट, एंगर इम्पोर्टेंट है, बट देन I see a lot of men complaining about it, like left, right, center. They're complaining कि यार ये है, ये है, ये है, ये है, but मतलब there is no outcome, right? So first of all, your thoughts on stress and how should men deal it? कैसे करना चाहिए men को? How should they go about it? Just like you said, stress useful होता है because stress आपको दिखा रहा है कि कोई प्रॉब्लम है जिसको आपने अभी तक सॉल्व नहीं करा है। तो अगर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में जो भी है, वो आपको पॉइंट आउट करके बता रहा है कि वो कोई चीज है, वो कोई प्रॉब्लम है जिसको अभी तक तुमने सॉल्व नहीं किया है, तो उसको सॉल्व कर लो। तो ये चीज यहां तक ठीक है, हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, उसको पॉइंट आउट करके बोल सकते हैं ओके आई एम अवेयर कि ये प्रॉब्लम है। बट उसके आगे अगर हम खुद को टॉर्चर करना शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू हो रही है, बिकॉज हम क्लैरिटी अपनी लूज कर रहे हैं। वहां पे वाटर मडी हो चुका है, थॉट्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, और हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमें एक मोमेंट में क्या काम करना चाहिए। बिकॉज जब भी स्ट्रेस आता है, एक टिपिकल मेल क्या करता है, वो बहुत सारी चीजें साथ में करने की कोशिश करता है। पूरा वो अपना दिन स्केड्यूल कर लेगा कि मेरे को मम्मी पापा के साथ भी ये करना है, मम्मी पापा ने ये काम बोला वो भी करना है, पैसों के लिए मेरे को ये वाली बुक भी पढ़नी है, जॉब में मेरे को ये वाला बोला गया था ये भी करना है। इतना सारा काम अलग अलग डायरेक्शन में आपको मूव करना है, लेकिन जब भी आप बैठे हुए हो दिमाग कहीं और पे है, बिकॉज हर चीज पॉइंट आउट करके बोल रही है कि वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, दिन में इतनी सारी चीजें करनी है। तो जो उस मोमेंट में है जरूरी, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। तो इस चीज से डील करने के लिए सबसे पहले थोड़ा दूरी होनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम से। अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी मत बोलो, बिकॉज इवेंचुअली अगर हम सबसे नीचे जाके देखते हैं तो आप तो हो ही नहीं ना, आप तो बस एक आइडिया हो, ईगो तो बस एक आइडिया है, राइट। वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो किसकी प्रॉब्लम्स हैं वो फिर? अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से दूर कर लेता हूं तो मेरा दर्द भी बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाएगा? राइट।
क्योंकि अगर मेरे को लग रहा है कि यार मैंने कोई एम्बैरेसिंग चीज कर दी थी पिछले हफ्ते और वो मेरे को अभी तक हॉन्ट कर रही है, बट अगर मैं सोचूं कि यार क्या ही मैटर करता है, मैं वो नहीं हूं, वो बस मेरा एक आइडिया है जो मैंने खुद के बारे में बना रखा है कि मेरी सेल्फ इमेज थी और वो डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि मैंने उस इंसान के आगे इस सर्टेन वे में एक्ट किया। ये बस एक कहानी है। और अगर हम इसको खुद से जोड़ने के बजाय खुद को ये बोलें कि मैं बस वो हूं जो बस इस चीज को एक्सपीरियंस करके बैठा है, आई एम जस्ट अवेयरनेस, आई एम जस्ट कॉन्शियसनेस, तो जब सेंटर में मेरे ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है तो क्या स्ट्रेस मेरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, किस टाइप का स्ट्रेस मेरे को हिला सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता कोई। और कोई तब मेरे को मेरी जान भी ले ले, मैं कहूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा, मेरे को, मैं ये हूं ही नहीं। हर चीज हर मोमेंट ब्लिसफुल बन जाता है तब। लेकिन जब हम सेल्फिश होते हैं और हम ईगो को अपनी पकड़ कर बैठे होते हैं तब हर चीज दर्दनाक होती है, क्योंकि हर चीज ऐसे हो जाती है कि मैं अलग, पूरी दुनिया अलग, मैं सेपरेट हूं। और जब भी मैं सेपरेट हूं तो हर चीज मेरे को बॉदर कर रही है जो भी मेरी डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर रही है। अगर कोई भी चीज मेरी विल के, मेरी डिजायर के अगेंस्ट जा रही है तो मैं बोलूंगा कि दिस इज अ प्रॉब्लम और मेरे को दर्द हो रहा है। लेकिन वो प्रॉब्लम तो बस एग्जिस्ट करती है रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर। राइट। तो क्यों ना आप खुद को वहां से हटाकर देखो कि बस प्रॉब्लम क्या है, देन सॉल्व इट rather हाँ, than running away from it, क्योंकि Exactly. बहुत से लोग ये सुन के सोचेंगे कि मैंने तो प्रॉब्लम्स को अलग कर दिया तो प्रॉब्लम तो है तो ठीक है, राइट। तो उसको अलग करने का मतलब ये है कि उसको एक थर्ड वर्ड पर्सपेक्टिव से देखो, दूरी और बनाकर, फिर उसको सॉल्व करो। बिकॉज हम एक ऐसे स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ये बहुत वेग है कि बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। किसी इंसान को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तब वो बोलेगा कि मैं अपना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हूं, वो नहीं बोलेगा। नहीं बोल। तो यही चीज हमने ओवरऑल हर प्रॉब्लम, हर स्ट्रेस के साथ करनी है कि ये मैं नहीं हूं और इसका सोल्यूशन क्या, क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊं या फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है? तब आप फिगर आउट कर पाओगे कि ठीक है, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, और इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, जल्दबाजी में नहीं रहोगे, हड़बड़ाओगे नहीं। लैक ऑफ क्लैरिटी तभी आती है जब 10 चीजें आप सेम टाइम पर करने की कोशिश कर रहे हो। राइट। फिगर आउट करने के लिए भी आपको स्टिलनेस चाहिए ना, वो भी तो जरूरी है। एंड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि मैं तो हूं ही नहीं। सो कैन यू एक्सप्लेन दैट टू द ऑडियंस कि इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत कॉमन फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होता है ना कि हु एम आई, हु एम आई, और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जैक्टली और सरफेस पे इतना ज्यादा डम लगता है कि तेरे को नहीं पता तू कौन है, हु एम आई। और इस क्वेश्चन की जो इंक्री होती है, उसकी शुरुआत जो होती है वो ये होती है कि क्या मैं अपना मन हूं, क्या मैं अपना शरीर हूं? इस चीज से ये होती है। बिकॉज यूजुअली हम ये यही बोलते हैं कि आई हैव अ बॉडी, आई हैव अ माइंड। जैसे मैं बॉडी और माइंड को पोजेस करता हूं, मतलब जो बॉडी है और माइंड है वो किसी और चीज के पोजेशन में है, कोई और चीज इन्हें साथ में जोड़कर बैठी है और मैं वो हूं। हमारी लैंग्वेज ही ये है कि मैं अपनी बॉडी नहीं हूं, बट हम उसको कॉन्शियसली अंडरस्टैंड नहीं करते कि मैं अपनी बॉडी, अपना माइंड नहीं हूं, मैं उसको बस होल्ड करके बैठा हूं। और जो मैं एक्चुअल में हूं वो है इसके पीछे वाला विटनेस। मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूं दुनिया को, मैं बस एक्सपीरियंस ले रहा हूं, मैं बस कॉन्शियस हूं चीजों के बारे में। राइट। तो आई, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं कि दिस इज मी, वो बस एक कलेक्शन होता है थॉट्स का। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तब धीरे धीरे वो एक्सपीरियंसेस लेता है, धीरे धीरे वो सोचता है मेरी मम्मी ये, पापा ये, अच्छा ये अलग अलग लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा नाम ये है। ईगो बढ़ती जाती है, ईगो के साथ ये सारी चीजें जुड़ती जाती हैं और आई क्रिएट होता जाता है। राइट। बट इसका मतलब ये हुआ ना कि आई तो एक्चुअल में टाइम है बस। अगर आई ओवर टाइम बिल्ड हो रहा है तो जो चीज बना रही है आई को वो तो टाइम ही हुआ। तो हमारा गोल होना चाहिए टाइमलेस होने का। टाइमलेस कैसे होंगे? अपनी ईगो के पार जाके, मैं बोलना बंद करके। मैंने एक रीसेंट एपिसोड में लव के बारे में बात की, उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज किया है टाइम को समझाने के लिए कि टाइम एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे मन के बाहर। तो वहां पर भी मैं ये बोल रहा हूं कि एक्चुअल प्यार टाइमलेस होता है, वो टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता। हर चीज जो काम की है वो प्रेजेंट में ही मिलेगी आपको। राइट। तो जब हम आई की बात कर रहे हैं, एक होता है कैपिटल आई और एक होता है स्मॉल आई। तो स्मॉल आई जो होता है वो ईगो होती है, ठीक है, वो बिल्ड हो रही है टाइम के साथ। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी बॉडी है, जो मैंने खाया, जो मैं बन रहा हूं, मैं जिम गया, मेरी मसल्स बन रही, इन सब चीजों को मैं छोटा वाला आई बोल रहा हूं। बट ये ईगो है, ये मैं नहीं हूं, ये मैंने कलेक्ट किया है। दुनिया में मैं आया हूं और मैंने कलेक्ट किया इन चीजों को और मैंने इनको लेबल कर दिया कि ये तो मैं हूं। नहीं, ये तुम नहीं हो, ये छोटा आई है। एक्चुअल जो आई है वो सब में कॉमन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जो आई मेरा है सबसे अंदर, इन माई एसेंस, वही आई आप में है।
तो हमें ये नहीं जानना कि मैं कौन हूं, हमें रियलिटी को समझना है। राइट, उसका रास्ता जाता है हमारे अंदर से। स्पिरिचुअलिटी, एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग। ईगो, सो बहुत लोग तो ईगो को गलत समझते हैं ना। ईगो उनको लगता है कि ईगो इज वो गुस्सा जो आपको बुरा मान, जब आपको बुरा लग जाता है। अहंकार। बट वो भी तभी होता है ना जब आप बोलते हो कि, जब मैं बोलता हूँ कि यार मैं एक बहुत अच्छा पॉडकास्टर हूँ, मैंने बोल दिया, अब किसी ने आगे बोला तेरा पॉडकास्ट बेकार है, तो ईगो हर्ट हो गई। मेरी ईगो ने तो समझ लिया ना कि मैं तो बहुत अच्छा पॉडकास्टर हूँ, तो इसने कैसे बोल दिया। अब वो प्रोटेक्टिव शेल जो मैंने बनाया था वो ब्रेक हो गया। अब मुझे वो चीज़ हिला देगी कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। जो भी उसका रिपरकशन होगा, जो भी मैं उसका उसका रिजल्ट निकलेगा, लड़ाई होगी या बातें होंगी, बट उतनी देर तक मेरा माइंड हिला हुआ रहेगा, मैं फोकस ही नहीं कर पाऊंगा। और यही जब बार बार होता है तो फिर आप पूरे टाइम में वैसे रहते हो कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आपने अलग ही कर दिया, एंड राइटफुली सो, लाइक यू सेड कि इट्स टाइम। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम बड़ी बड़ी बातें करो, कुछ भी कर लो, बड़ी चीज़ें बोल लो, या तुम्हारा सब कुछ हो जाए, पर अगर मैं तुम्हारी मेमोरी हटा दूं अगर मैं तुम्हारा जो जो तुमने एक्यूमुलेट किया है, जो भी हम्म। डेटा तुम्हारे पास है, जिसके बेसिस पे तुम पैटर्न्स बना के काम कर रहे हो, हम्म। अगर मैं वो हटा दूं तो सब खत्म हो गया। बात यह है कि हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम हैं कौन। हम्म। जरूरी नहीं है कि हम पूरी अपनी मेमोरी वाइप आउट कर दें, बिकॉज हम तो एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बट हम्म। स्पिरिचुअलिटी का गोल क्या होता है? अपनी हम्म। मेमोरी से दूर होना। स्पिरिचुअलिटी का एग्जैक्टली, गोल तो यही है यही कि है। पास्ट में जो हुआ, हाँ। जिस तरीके से तुमने पास्ट में एक्ट किया, जो भी तुम्हारे एंसेस्टर्स की मेमोरीज हैं, वो ट्रिकल डाउन होते हुए तुम्हारी बॉडी में और तुम्हारे माइंड में घुस चुकी हैं। राइट। लेकिन अगर तुम आइडेंटिफाई करके उससे दूरी नहीं बना रहे हो, मेमोरी अभी भी है तुम्हारे पास लेकिन तुम दूरी नहीं बना रहे हो, हाँ। तो तुम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते रहोगे और पास्ट खुद को रिपीट करता रहेगा। तो तुम कुछ भी दुनिया में नया नहीं क्रिएट कर पाओगे। नया क्रिएट करने के लिए तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये चीज है क्या, जो जिस वे में मैं एक्ट कर रहा हूं। बिकॉज हमारे ज्यादातर एक्शंस, ज्यादातर बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड है पास्ट से, किसी और चीज से। राइट। जैसे अगर हम डिजायर्स की बात करें, जो आपकी डिजायर्स है, मेरी डिजायर्स है, उसमें से बहुत सी डिजायर्स हमारे पेरेंट्स की और हमारे एंसेस्टर्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की हैं। ओ, अगर मैं अपने बचपन में बोल रहा हूं कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, मेरी नहीं थी, मेरी नहीं मेरी थी। फैमिली की थी, एग्जैक्टली। मेरे एंसेस्टर्स की थी। तो अगर मैं उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि वो प्रॉब्लम अभी भी क्यों है, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि मेरे एंसेस्टर्स अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है मेरे अंदर। राइट। और यही बात हम घुमा के जोड़ सकते हैं टाइम से, कि अगर मेरे एंसेस्टर्स अभी भी जिंदा हैं, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि बस नाउ एग्जिस्ट करता है और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ है ही नहीं। ट्रू। मतलब मेरे को लग रहा है कि यार मेरे परदादा चले गए, मेरे दादा चले गए, तो उनके बिहेवियर्स मेरे में कैसे हो सकते हैं? हम्म। हो सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट नहीं है, वो अलग अलग वेज में अभी भी जिंदा है। पैटर्न ही नहीं टूटा ना अभी तक, वो पैटर्न एग्जैक्टली। चलता ही जा रहा है, वो जनरेशनल ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, वो चल ही रहा है अभी तक, तभी तो आप अभी भी उसी कंडीशन में हो, नहीं तो चेंज कर लेते। इंटरेस्टिंग। एंड when you talk about spirituality, so what are your views on death? बड़ा वेग क्वेश्चन है हम्म। और बड़ा लूज क्वेश्चन है, मतलब हम्म। ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कुछ स्पेसिफिक So, डेथ के बारे में, लाइक व्हाट? for example, death is an event, right? And it could be death of a man, death of ego, death of thought, death of. So, death is end, but then it is the start of something new as well, इट इज नन। right? इट इज नन। हाँ, तो मतलब ये एक पैटर्न है, लाइफ, डेथ, फिर लाइफ। बिकॉज अगर लाइफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ है तो डेथ है, डेथ है तो लाइफ है, राइट? अब बट लेकिन जब हम बात करते हैं आजकल के बारे में, डेथ के बारे में, किसी की जनरली डेथ की जब बात होती है तो यही होता है कि कोई मर गया, राइट? तो बहुत लोग ना डर जाते हैं, टबू आ जाता है कि नहीं इसके बारे में बात नहीं करनी घर में। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो इफ़ वी अंडरस्टैंड डेथ एज अ होल कि क्या है, बहुत जगह ये भी बोला गया है कि डेथ इज एन एग्जाम इन लाइफ इज द प्रिपरेशन, राइट? और बहुत लोग ये बोलते हैं कि डेथ इसलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि जो लास्ट में आपके 4-5 मिनट होते हैं जहाँ पे आपकी सारी अवेयरनेस आपको पूरी लाइफ का वो कराती है कि आपने क्या किया, जो किया सही किया कि नहीं किया, वो भी एक तरीके की लोगों की एक्सप्लेनेशन है। बट देन उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि आप तो मर गए, उसके बाद क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट? सो व्हाट आर योर व्यूज, साइकोलॉजी और डेथ और स्पिरिचुअलिटी को, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डेथ को मैं लाइफ से अलग नहीं करूंगा। मेरा भी यही पर्सपेक्टिव है कि दोनों चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं और एक्चुअल में वो दो हैं ही नहीं। हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी मर गई है, हमारा दिमाग मर गया है, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी और माइंड नहीं है तो जो चीज बची है वो तो मरी नहीं ना। और बात यह है जो चीज बचती है उसका बस उसमें उसमें कुछ
चेंज आता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए चेंज हमारे, देखो योगा बोलता है कि हमारी बॉडी के अलग अलग लेयर्स होते हैं और मर जाने पर हमारी बस एक लेयर बचती है जिसको बोलते हैं कार्मिक लेयर, राइट। ठीक है। तो जो भी हमारा कर्म होता है, जैसे आपने बोला कि लास्ट के 5 मिनट्स होते हैं, और ये बोला जाता है कि लास्ट का जो थॉट होता है, अगर मैं मर रहा हूं तो मैं सांस लेने की जब आखिर में कोशिश कर रहा हूं, उस टाइम पर मेरी अवेयरनेस कहां पर है, अगर मैं ध्यान दे रहा हूं तो अगले जन्म में ये बोला जाता है मैं अवेयरनेस के साथ पैदा होऊंगा। तो इंस्ट्रूमेंट में अपना चेंज कर सकता हूं अगले जन्म में, इस वाले इंस्ट्रूमेंट को एक सर्टेन वे में ऑपरेट करके। राइट। ये बस इंस्ट्रूमेंट है। डेथ का मतलब ये है कि आपका इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया है और आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट मिलने वाला है, वेसल चेंज हो गया। एग्जैक्टली तो हमें इस चीज से फ्री होना है। एंड में क्या आता है? फ्रीडम। तो डेथ को अगर हम ये देखें कि इसको कैसे मैं और फ्रीडम की तरफ, फ्रीडम तक पहुंचने के लिए यूज करूं मैं डेथ को, तब हम डेथ को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। तभी राइट्स ऑफ पैसेज होते हैं। क्यों हमें ये बताया जाता है कि जब भी कोई मरता है या फिर मर रहा होता है, उसके आसपास खड़े होकर हम फालतू की चीजें ना बोलें। राइट। क्योंकि उसके सेंसेस ऑन हैं अभी भी, और जो वो सुनेगा उसके साथ मरने के बाद वही चीज होगी, उसकी कार्मिक लेयर वही फ्लेवर ले लेगी। तो हमें उन चीजों को खराब नहीं करना है, हमें डेथ को ऐसे देखना है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है और अभी भी चल ही रहा है ना, मतलब एग्जैक्टली when we are talking also it's coexisting at the same बस time. फॉर्म चेंज हो गई है। डेथ को इस तरीके से देखना है कि बस फॉर्म चेंज हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है एक इंसान की या फिर कॉन्शियसनेस की। इंटरेस्टिंग। एंड व्हाट इज कर्मा? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि कर्मा, क्योंकि बोलते हैं कि यार ये गलत मत करो, ये ऐसा मत करो तो ऐसा हो जाएगा। वो भी एक डर ही है कि मैं गलत इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी गलत हो जाए। तो व्हाट डू यू थिंक, ये जो जैसे यू सेड कार्मिक लेयर, तो व्हाट डू यू थिंक इज कर्मा? कर्मा का मतलब भी मेमोरी होता है कि, या फिर और अगर हम स्पेसिफिकली बोलें तो रेजिड्यू ऑफ मेमोरी, कि मेरे को अभी क्या करना है और अभी क्या काम रह गया है। तो जो भी हमारी कार्मिक मेमोरी है वो बोल रही है कि एक सर्टेन वे में एक्ट कर। हमारी एवोल्यूशनरी मेमोरी बोल रही है कि हम मर्द हैं या फिर हमें एक सर्टेन वे में एक्ट करना है, हम बंदर नहीं है, वो हमारी ये वाली फॉर्म को इंटैक्ट रख रही है। राइट। ऐसी हमारी इस जन्म की मेमोरी है, शुरू से लेके अब तक उस वे में हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म हुई, और इसी तरीके से हमारी कार्मिक मेमोरी होती है। और वो हमें बता रही है कि तुम जन्मों जन्मों से कैसे हो और आगे तुम्हें किस चीज को एक्ट आउट करना है बेस्ड ऑन पास्ट। ओके। तो कर्मा का मतलब ये हो रहा है कि जो भी तुम्हारे साथ अभी तक हुआ उसके बेसिस पे आगे तुम क्या करोगे। और कर्मा से फ्री होने का मतलब है कि इस पूरी चेन को ब्रेक करना, पास्ट की चेन को ब्रेक करना। तो इसको हम साइकोलॉजी तक भी लिमिट कर सकते हैं अगर हमें, क्योंकि कई लोगों का ये होता है कि ये सारी अंधविश्वास वाली बातें, और ओके अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि अगर कोई चीज दिख नहीं रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगला जन्म पिछला जन्म, समझ आता है वो। बट अगर हम साइकोलॉजी की नजर से भी देखें तो वो भी यही बोल रही है, पास्ट से अपने दूर हो जाओ, अपने पेरेंट्स की तरह एक्ट मत करो, इंडिविजुअल बनो, इंडिविजुअलिटी बनाओ, और फिर समझो इस चीज को कि कैसे तुम एक बड़ी पिक्चर का पार्ट हो। क्योंकि तुम एक्चुअल में इंडिविजुअल नहीं हो। पहले अपनी इंडिविजुअलिटी को समझो कि मैं सबसे अलग हूं, मैंने सबके इन्फ्लुएंस को काट दिया है, और फिर समझो कि बड़ी पिक्चर में मेरा क्या काम है, मेरा रोल क्या है इस यूनिवर्स में। इंटरेस्टिंग, वेरी डीप। ओके okay, now we're gonna conclude the podcast. So just give few tips. For example, 3 books that people can read for to change their mindset. It could be stoicism, it could be anything that you suggest. देखो, मेल्स के लिए एक टॉप पे बुक आती है, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। वो हर मेल को पढ़नी चाहिए, चाहे आप डेट करने वाले हो, चाहे पैसा कमाने वाले हो, लड़कियों की आपको समझ नहीं है, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन टॉप पे है वो। उसके बाद अगर हम माइंडसेट की बात करें, एक्सट्रीम ओनरशिप आई थिंक बहुत यूजफुल होगी। और जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं, डीप स्पिरिचुअलिटी वाली बातें भी जरूरी होती है, बिकॉज आप में क्लैरिटी आती है कि बॉटम में क्या प्रॉब्लम है। राइट। तो कृष्णमूर्ति की कोई भी बुक उठा लो। ओके। कृष्णमूर्ति इज द बेस्ट फॉर दिस। मतलब वो भी नहीं करेंगे अगर आपको वो सारी चीजें नहीं चाहिए कि आत्मा वात्मा, और वो आपको क्लैरिटी के साथ बता भी देंगे कि ये लॉजिक के साथ देखो, हाँ ये था, कर्मा का मतलब ये रहा। तो उनका माइंड बहुत ज्यादा तेज है। तो ये 3 मेरी बुक्स रहेंगी। एंड इफ यू वांट टू कंक्लूड एवरीथिंग टू अ फ्यू सेंटेंसेस कि हाउ कैन मेन डू बेटर? अगर एक मर्द को अपनी लाइफ बेटर बनानी है तो सबसे पहले ये समझो कि मर्द होने का मतलब क्या होता है। बस
कुछ भी सुन के, चाहे इस पॉडकास्ट को ही सुन के कुछ भी काम करने मतलब लग जाओ, इसका बहुत एक्शनेबल स्टेप है, ये बहुत एक्शनेबल पॉडकास्ट है। अगर आप इसको समझो कि मैं एक्चुअल में कौन हूं, ये आज जो हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम अपने व्यूअर्स को क्वेश्चंस दे रहे हैं, राइट। क्वेश्चन करने के लिए है ये कोई आंसर नहीं है हमारी तरफ से कि यही है, बस अब तुम अपना दिमाग बंद कर दो और इसको फॉलो करो। अगेन तुमने अपनी फ्रीडम लूज कर दी। ट्रू। तो फ्रीडम लूज नहीं करनी, हमें क्वेश्चन करना है, हर चीज को हमें क्वेश्चन करना है, हर चीज को हमें तोड़कर काट के देखना है कि इसके बॉटम में क्या है। मैं एक सर्टेन थॉट से अग्री क्यों करता हूँ, एक सर्टेन थॉट से डिसएग्री क्यों करता हूँ। सेकेंडली मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी कोई थॉट आता है, डोर पर रोको, क्वेश्चन इट। हर चीज को, अपने हर बिहेवियर को भी क्वेश्चन करो। और अगर हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, जल्दबाजी मत मचाओ। और जिस तरीके से एक सेल होती है, पहले वैल्यू देके फिर लीड क्लोज होती है, उस तरीके से देखो कि कोई भी इंसान आपको ऐसे ही अपने आप को ऑफर नहीं कर देगा कि यार मैं तो तेरे लिए बैठी हुई थी। नहीं, वो पहले जानना चाहती है कि क्या तुम अपने मैस्कुलिन एसेंस को पकड़ कर बैठे हो, क्या तुम समझ चुके हो कि तुम कौन हो। और अगर वो पकड़ लेती है इस चीज को कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो तुम्हारे को यूज भी कर सकती है, वो तुम्हारे को खराब भी कर देगी, तो वो तुम्हारे को डिस्ट्रैक्ट भी करेगी और तुम्हें बर्बाद करके चली भी जाएगी। एग्जैक्टली। तो लड़कियों को अगर हैंडल करने में तुम्हारे को मुश्किल हो रही है, समझने में मुश्किल हो रही है, तो पहले खुद को बहुत ज्यादा स्थिर बनाओ, पहले खुद को बहुत ज्यादा काम बनाओ, और फिर ये समझो कि तुम जितना दोगे एक रिलेशनशिप में, उतना ही सामने से वापस आएगा। और अगर एक इंसान वापस नहीं दे रहा, डोर शो द डोर। इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच सौरभ भाई। थैंक्स मैन। व्हाट अ कॉन्वर्सेशन, इतनी डीप इनसाइट। और मैंने तो 5-6 नई चीजें सीख ली, जो लाइक द पर्सपेक्टिव ऑफ शिवा शक्ति वाज समथिंग पता तो था, बट देन अगेन पुटिंग दैट इनटू पर्सपेक्टिव फॉर अ मैन कि कैसे होता है ये, how do you relate to the divine masculine, the divine feminine, and the other perspectives of life. Very interesting, very interesting. Thank you so much, bhai. Thanks man. Thank you again.